सभी बाबा प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जय बाबा। मैं नंदा हल्दे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ शासकीय महाविद्यालय छिंदवाड़ा में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हूँ। मेरा बाबा से जो संपर्क है वो कह लीजिए बाय बर्थ जन्म से ही रहा है। हमारी माता जी, मेरी मदर, जो कि पोफली फैमिली से थी, जो दिनकर पोफली जी हैं, उनकी सुपुत्री और श्री राम पोफली, वासुदेवराव पोफली और प्रभुजी पोफली, ये मेरे मामा होते हैं। हमारी मदर जो है बचपन से ही हमको मेहर बाबा के बारे में, आध्यात्म के बारे में सिखाती थी, बताती रहती थी और हम छुटपन से ही उनको देखते आ रहे हैं कि वो खाली समय में कह लीजिए या खाना बनाते हुए या कुछ भी काम कर रही हो तो मेहर बाबा का नामस्मरण उनका चालू रहता था। और हमें भी यह बताती थी कि आप लोग भी, तुम लोग भी बाबा के नामस्मरण करते रहो तो आगे आप तुम लोगों के बहुत अच्छा होगा। बचपन से ही हम लोग ने देखा कि हमारे यहाँ शाम को, रात को आरती ज़रूर होती थी। हम लोग छोटे छोटे थे, कभी खड़े हो जाते थे तो कभी नहीं होते थे, पर जब सब लोग उपस्थित हो जाते थे तभी हमारी मदर आरती शुरू करती थी कि कम से कम 10 मिनट के लिए आप लोग, सभी लोग, परिवार के सदस्य जितने हैं वह ज़रूर 10 मिनट के लिए तो भी आरती में खड़े रहें। तो शुरू से ही हमने बाबा के बारे में जाना, पर बचपन में हमको समझ नहीं थी। बोलती थी, हम सुनते थे, चले जाते थे, ध्यान नहीं देते थे। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, अनुभव आते गए और फिर लगा कि नहीं, यदि बाबा को सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप उसको बुलाते हैं तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे ही कई किस्से हुए मेरे साथ भी। और एक छुटपन में 94 की वगैरह बात होगी, जब तो मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की थी, तभी मैंने देखा कि घर पर, हमारे यहाँ पर जैसे सिलेंडर आया, एकदम से सिलेंडर लाया गया। उस समय 74 में बहुत कम सिलेंडर होते थे घरों में। सिलेंडर लाया गया और वो एकदम से लीक था और उसको जैसे ही खोला तो वो एक भड़क गया, वो सिलेंडर, आग लग गई किचन में रखने पे। तो उसमें आग लगने पर हमारी मदर जो है, किचन छोटा था, मदर अंदर ही काम कर रही थी और फादर भी थोड़ी दूर पर खड़े थे। तो 2 सेकंड के लिए जैसे ही हमारी मदर वहाँ से बाहर निकली किचन से और वो आग ऐसी सरपट होते हुए नीचे गई कि उसने हमारे जो फादर थे उनके पैरों जल गए थे, लेकिन जलते हुए गई और कोई नुकसान घर में किसी को भी उतना नहीं हुआ जितनी हम लोगों को उम्मीद थी। सिलेंडर नया लाया गया था और उस पूरा भरा हुआ था, तो सब लोग डर गए। आसपास वाले भी कहने लगे कि अब आग बहुत तेज़ भड़केगी इसकी और कई घरों तक भी इसको नुकसान हो सकता है। तो फायर ब्रिगेड भी आने में बहुत टाइम लगा और कोई बोला वो गैस की आग में वो काम भी नहीं करेगी। तो ये सब होते होते
अपने आप 4-5 मिनट वो सिलेंडर जलते रहा अच्छी तेज, और अपने आप ही बुझ गया। और उसमें गैस थी और वो फिर गैस लीक हो रही थी। अपने आप वो सिलेंडर बुझा, नीचे जहाँ रखा गया था सिलेंडर, नीचे पूरा गड्ढा हो गया, नीचे चला गया सिलेंडर। और उस सिलेंडर को फिर धीरे से निकाल के बाहर कर दिया गया और गैस निकलती रही। यानी इतने आश्चर्य की बात कि उसमें सिलेंडर होने के बाद भी, सिलेंडर में गैस होने के बाद भी वो इतनी तेज़ी से उसमें गैस निकलती रही और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और आग भी अपने आप बुझ गई। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। और ये सब वहीं हुआ जहाँ मैं बता रही हूँ कि बाबा का फ़ोटो घर में था। यानी सभी लोग इस पर बहुत आश्चर्य किए कि गैस कैसे बुझ गई। गैस अपने आप जल रही थी, उसमें गैस होने के बाद भी वो बुझना, ये एक बाबा की ही कृपा थी। और बहुत बड़े हादसे से हम लोग उस दिन बच गए थे। अनुभवों की तो कोई कमी नहीं है, अनुभव तो बाबा ने ऐसे दिए हैं। ऐसे ही एक बार बाबा का ही कार्यक्रम था नागपुर में। मैं सुबह गई और शाम को वापस लौटने वाली थी। तो जैसे ही सुबह मैं कार्यक्रम में जाने वाली थी बाबा के सेंटर पे, ये बात है 98 के करीब की बात है, और मैंने मुंह वगैरह धोया कि जाने के लिए तैयार होना है करके मुंह धोया। और मुंह धोकर जैसे ही मैं मुंह पोंछते हैं और कान के पीछे जब अपने हाथ जाते हैं, तो मैं जैसे ही कान के पीछे हाथ गया तो मुझे एक बड़ी सी गठान दिखी। मैं नागपुर अकेली ही गई थी, बच्चे और हस्बैंड मेरे छिंदवाड़ा में ही थे। उस समय बहुत छोटे छोटे थे, बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा 3 साल का था। और मैंने कहा सुबह जाऊंगी, शाम को कार्यक्रम अटेंड करके आ जाऊंगी। तो एक गठान मुझे ऐसे पहुंचते हुए दिखी, और मैंने हमारी सिस्टर के यहाँ गई थी, तो मैंने सिस्टर से कहा कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ ऐसा गठान, क्या चीज़ है। उसने भी देखा तो बोले हाँ, बोले एकदम आपकी ऐसी ऐसी बड़ी सी थी वो, उसमें कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो गठान है कि क्या है। तो मैं अब बताई, फिर हमारे जीजा जी भी थे, उनको भी बताई नागपुर में। तो वो बोले ठीक है, तुम अपन अपॉइंटमेंट ले लेते हैं यहाँ ENT वालों से, और फिर अपन दिखा देंगे। हमने कहा ठीक है। तो सुबह का हमने कार्यक्रम अटेंड कर लिया बाबा का। 2 बजे फिर बोले अपन अपॉइंटमेंट से 3-4 बजे का कुछ मिला था, तो अपन वहाँ से ही चले जाएंगे, बोले वो दिखा देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। तो हम गए जसलिन हॉस्पिटल में नागपुर में, वहाँ दिखाया ENT वालों को। तो उन्होंने बोला कि गठान तो है, और अब ये काहे की गठान है, इसका एक्सरे लेकर इसको अपने को यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, उस समय की बात है 98 की। तो बोले अपने को इसको मुंबई भेजना पड़ेगा, और वहाँ से टेस्ट होके आएगा, फिर अपन आगे क्या प्रोसेस होती है फिर अपन देखेंगे। तो इसका जो है एक्सरे जो अभी लेंगे, उसका इसकी एक अलग से वो होती है, बोले उसका एक मशीन अलग से आती है एक्सरे की। तो वो एक्सरे के आपको 10,000 रुपये खर्चा आएगा अभी जो आप एक्सरे लेंगे, और उसके बाद ऑपरेशन का तो फिर वो अपन गठान भेजेंगे मुंबई, और वहाँ से पता चलेगा कि वास्तव में ये क्या है। हो सकता है कैंसर है या क्या है, क्योंकि अपन जब वहाँ से आ जाए तो पता चलेगा। तो अब मैं तो गई थी अपना जाके आने के लिए, कार्यक्रम बाबा का अटेंड करना था और जाके आना था। अब मैं आ गई वापस। बोले आप तैयारी से आइए, बताया मैंने कि मैं छिंदवाड़ा से हूँ, और मैं तो कोई कार्यक्रम में आई थी यहाँ पे, ऐसा कुछ था नहीं, पर मुझे अचानक लगा तो मैं दिखाने आ गई। तो ठीक है बोले आप तैयारी से आइए, और फिर हम अपन उसको करवा लेंगे, गठान भिजवाएंगे मुंबई, उसका एक्सरे करके।
तो बोले अब मैं आ गई फिर शाम को वापस छिंदवाड़ा, सब करा के छिंदवाड़ा तो आ गई, पर मेरे को काफ़ी चिंता हो गई, टेंशन में थी, काफ़ी चिंतित थी मैं कि क्या है, क्या हो गया है, काफ़ी सोच में पड़ गई। अब मैंने कहा बताऊं नहीं बताऊं, घर में हस्बैंड को, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब चुपचाप मैं आई, रात में कुछ नहीं बताई इस बारे में, और चुपचाप आई और रात में दीदी लोगों को ही बोल दिया था कि कोई कुछ मत बोलो, अभी अपन देखेंगे अब क्या करना आगे। तो आई और चुपचाप रात में हम लोग किसी को कुछ नहीं बताया छिंदवाड़ा पहुंचने पर। फिर दूसरे दिन मैं कॉलेज गई, मैं परासिया कॉलेज में थी उस समय, यहाँ पे जाती थी। तो परासिया कॉलेज में मैं गई तो हमारे अचानक जो प्रिंसिपल सर थे वो बोलने लगे, तामिया में बोले जो श्रीवास्तव जी आए हैं वो बायोकेमिक की बहुत अच्छी दवाई देते हैं। तो मैंने कोई ऐसे ही वो बातों बातों में बात करने लगे, मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं किसी को, कुछ नहीं। तो बोले बहुत अच्छा है, गॉड गिफ्ट है उनको, और बहुत ही बढ़िया दवाई देते हैं, किसी को यदि लगी कभी तो ज़रूर उनसे आप लोग जाना लेना दवाई। तो मैं तो वैसी चिंता में थी उस समय, सोच ही रही थी क्या करना क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इन्होंने बोल रहे हैं तो अपन चलते हैं यहाँ से तामिया, वहाँ से है 30 किलोमीटर तामिया था। उनका चलिए निकल जाते हैं। उस समय चुनाव इलेक्शन का वक्त था, गाड़ियाँ भी मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो भी मैं निकल गई। एक मैडम साथ में भी थी मेरे, तो हम दोनों चले गए वहाँ पे। तो उनसे मिली तो पहली बात तो श्रीवास्तव जी खुद बाबा प्रेमी निकले, बाबा प्रेमी मिले। यानी मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि छिंदवाड़ा ज़िले में बहुत कम यानी यहाँ पे बाबा प्रेमी का मिलना यानी बहुत बड़ी बात है हमारे। तो एकदम से वो बताने लगे कि मैंने बताया कि मैं वो कार्यक्रम में गई थी, हम लोग मेहर बाबा, जैसे ही मैंने मेहर बाबा बोला तो बोले अरे मेहर बाबा को तुम कैसे जानती हो? हमने कहा हम जानते हैं, मेहर बाबा जन्म से ही जानते हैं सब। बोले अरे तो मैं भी 1980 से, मैं भी 80 से वो बाबा के संपर्क में आए थे, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं बाबा के ऊपर, और बहुत अच्छी उन्हीं के वो बाबा ने मेरे को दर्शन दिए बोले। तो मैंने तभी से मैंने बायोकेमिक में कुछ मुझे जानकारी नहीं थी, मैं खुद बायोकेमिक से ठीक हुआ हूँ बोले, इसलिए मेरे को बाबा ने दर्शन दिए और बाबा ने बोला कि तुम ये दवाइयाँ दिया करो करके। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। तो मिले, उन्होंने मेरे को सब बताया, और वो बोले कि जब बाबा है अपने साथ तो अपने को चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है भी। बोले तुम 1 महीना मेरी ये दवाई लेके देखिए बायोकेमिक, 1 महीना दवाई लो बोले, और बाबा के ऊपर छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब दवाई ली, अच्छी से बातें हुई, सब हुआ, हम लोग बताया उन्होंने कैसा क्या है, अपने बारे में भी हमारी अच्छी चर्चा हुई। और बोले अपन अब वो छिंदवाड़ा से ही आना जाना करते थे तामिया, बोले अपन अब भजन वजन बाबा के किया करेंगे, ऐसा सब हम लोगों की अच्छी बातें हुई। हमने कहा ठीक है। और 1 महीने की उन्होंने मुझे दवाई दी, 1 महीने की दवाई दी। उसके बाद मुझे 1 महीने के लिए कह लीजिए लखनऊ में एक कोर्स करने जाना था, एक कोर्स था, रिफ्रेशर कोर्स हमारा, उसमें जाना था लखनऊ। तो बोले ठीक है आप लखनऊ से आ जाइए, तब तक 1 महीने तक ये दवाई लीजिए, और बोले फिर उसके बाद बताना, तो फिर अपन आगे देखेंगे क्या करना है। अभी तो आप 1 महीना जाइए, आराम से कोर्स कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर देखेंगे। ठीक है। अब फिर हम चले गए कोर्स वोर्स करने, वो सब दवाई ववाई लेके सब चले गए। 1 महीने तक दवाई लेती रही, ध्यान पूरा वहीं जाता था, हाथ वहीं जाता था कि गठान कैसी है, छोटी हो रही धीरे। पर आश्चर्य की बात ये है कि 1 महीने में दवाई जो गठान थी वो धीरे 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 छोटी होती गई, गलती गई, और धीरे धीरे बहुत कम रह गई थी 1 महीने में।
तो मैं उनको एक दो बार बोली कि ऐसा बहुत अच्छा, बोले नहीं अच्छी दवाई अच्छा कर रही है, असर कर रही है, बस बाबा का नाम लो, दवाई असर कर रही है। तो धीरे धीरे वो मेरी गठान बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी, नाम मात्र की। तो मेरी दवाई ख़त्म हो गई 4-5 दिन पहले, 1 महीने के पहले, आने के पहले ही 4-5 दिन पहले मेरी दवाई ख़त्म हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला, मैं लखनऊ में थी उस समय, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, तो आप श्रीवास्तव जी से पूछ के कि अब आगे क्या करना है, कैसे भेज सकते हैं, दे सकते हैं, या फिर बाद में लिए तो चलेगा, क्या करना। तो हस्बैंड ने बोला कि श्रीवास्तव जी का तो अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया उनको, और वो तो नहीं रहे। यानी उसी 2 दिन पहले ही मैंने फ़ोन किया, उसके 2 दिन पहले ही वो भी कॉलेज के काम से जबलपुर गए हुए थे। जबलपुर में एक मीटिंग थी, और मीटिंग अटेंड करके वापस छिंदवाड़ा आ रहे थे, और बस स्टैंड पे ही उनको अटैक आया था। और उन्होंने, यानी उनकी भी हिस्ट्री बहुत ही वो थी कि उन्होंने भी बाबा से जो मांगा था वरदान कि मेरे बच्चों का सब होते तक बाबा मेरा को सब ठीक ठाक रखना, और वाकई में उनके भी पिछले ही साल, यानी उसके 1 साल पहले ही बेटी की शादी हो गई थी, सब हो गया था, और अच्छे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बढ़िया थे वो, और एकदम से उनको अटैक आके वो वहीं पे जबलपुर में ही नहीं रहे थे फिर। तो अब मुझे बताया, मैं लखनऊ में थी कि ऐसा ऐसा, अरे मैंने कहा देखो बाबा ने मेरे लिए उनको यानी रोक के रखा था कहो, या कुछ कार्य पूरा करना था कहो। तो वो फिर गठान मैं बता रही हूँ, धीरे धीरे श्रीवास्तव जी नहीं रहे, अब मैं किससे पूछूँ, और वो अपने आप ही धीरे धीरे वो चली गई। उसके बाद से कह लीजिए इसको 99 के बाद से, फिर 99 जनवरी में मैं गई थी वहाँ पे कोर्स करने। उसके बाद 1 महीने बाद 30 जनवरी को मैं वापस आई, तब तक वो उसके बाद से वो गठान पूरी तरह से चली गई। मुझे पूरा इन्हें उन्होंने इतना कि बोले सिर्फ तुम बाबा का नाम लेना और ये गठान जो, यानी ऐसे ऐसे अनुभव आए हुए हैं कि ऐसा लगता है कि बाबा अपने साथ हैं। कई बार हम ही बाबा को भले भूल जाएं, पर बाबा हमको नहीं भूलते। ऐसे ही मैं एक अनुभव और बताना चाहूँगी कि 2005 की बात होगी कि हमारे सिस्टर और मैं, हम दोनों नागपुर में थे। मैं गई थी नागपुर काम से थोड़ा, तो मैं गई थी, तो उसको हम दोनों वापस लौट रहे थे, बाइक पे थे, TVS छोटी गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे थे। 2 व्हीलर पे थे, हम दीदी गाड़ी चला रही थी, मैं उसके पीछे बैठी हुई थी। तो हमारे गाड़ी के बाइक के सामने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बस आकर एकदम से रुक गई। नागपुर में लगभग बजाज नगर के आसपास की बात है। एकदम से रुकी और दीदी एकदम से गाड़ी रोक नहीं पाई और सीधी बस के पीछे साइड से बस के अंदर से चली गई। जैसे ही अंदर वो गई तो दोनों गिर पड़े एकदम से, और वो जो हैंडल था गाड़ी का वो उनके पेट में ज़ोर से लगा। अंदरूनी चोट, बाहर से हमको कुछ नहीं दिख रहा था, अंदरूनी चोट उनको ज़ोर से पेट में लगी। बहुत लोग वहाँ, भीड़ वगैरह इकट्ठा हो गई सब लोग, और वहाँ से जो सिम्स हॉस्पिटल है बजाज नगर का, वहीं पे पास में था। 2 लड़के थे अच्छे, उन्होंने हमको देखा और उनको इन्हें, मैं पीछे थी तो मेरी कंडीशन ठीक थी कि मैं अच्छे से बात कर रही थी। शुरू में उन्होंने भी थोड़ी सी बात की, लेकिन फिर वो इंटरनल ब्लीडिंग उनको जो चालू हुई पेट में, तो फिर धीरे 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 वो कोमा में जाने लगी दीदी हमारी। तो पहले हम सिम्स में गए। सिम्स में जैसे ही गए, शाम 5 बजे की वगैरह ऐसी बात थी,
तो वहाँ पे पूरी प्रोसेस वगैरह करने में हमको बहुत टाइम लग रहा था। तो हमको हमने फिर दीदी, उस समय दीदी को थोड़ा होश था, फिर वो बोली कि अपन दूसरे बरडी पे एक है वहाँ पे चलते हैं, उनके पहचान के थे, उन वहाँ पे एडमिट होते हैं। मैंने वहाँ फ़ोन लगाया, उन्होंने बोले ठीक है, हमने एम्बुलेंस बुलवाई करी और फिर वहाँ पे हम एडमिट हो गए। उनके रिलेटिव्स हैं कोई डॉक्टर, उनके यहाँ हम उनके क्लिनिक में एडमिट हो गए। अब उनके घर में दीदी के यहाँ हमारे जीजा जी जो हैं वो जलगांव में पोस्टेड थे बैंक में, तो और सास ससुर बूढ़े, बाकी कोई नहीं घर में। इधर भी मैं अकेली ही गई थी। तो अब वहाँ पे जैसे उनको एडमिट किया और वहाँ पे सब देखा, तो वो बोलने लगे कि नहीं, सर्जन थे वो डॉक्टर देशपांडे, वो बोले नहीं, बोले इनको बोले अपने को क्रिटिकल केयर में उसमें हॉस्पिटल में बरडी के अपन वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वहाँ हमने उनको शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट किया तो इतना इन्हें बुरी कंडीशन थी अंदर से, उनके इंटरनल इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। फिर 2-3 स्पेशली हमने कहा जैसा भी होगा आप लोग कोशिश पूरी करिए, जैसा भी। तो 2-3 फिर डॉक्टर बाहर से बुलाए गए और इंटरनल पूरा, तो वो बोले कि हम कोशिश करते हैं पर हम बिल्कुल भी नहीं हम बता सकते कि क्या होगा करके। इनका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और पूरे अंदर से जो है पूरा इन्हें वो हो चुका है, एकदम से अंदर से सब टूट चुका है, नसें वसें सब ऐसी हो गई हैं अंदर की कि एक गोला सा बन गया है मांस का, बोले पूरा अंदर पेट के। तो अब हमारी बड़ी दीदी भी वहीं पास में रहती थी, उनको हमने खबर की, वो आ गई बड़ी दीदी, जीजा जी आ गए, थोड़ा सपोर्ट हो गया। और फिर मुझे दिन भर की थकी थी तो मुझे बोली कि तुम चले जाओ, यहाँ चाचा का घर पास में है धनतोली पे, तुम यहाँ चली जाओ, वहाँ से फिर हाँ अभी वहाँ रुको तुम जाके। हाँ, मैं थोड़ा सा थकान हो गई थी तो, और मुझे थोड़ी सी चोटें आई थी पर कम थी चोटें। अब मैं वहाँ गई, पर मुझे तो चैन था नहीं। रात भर उनका ऑपरेशन चला, पूरी रात, सुबह तक 7 बजे तक ऑपरेशन चला और मैं पूरी 7 बजे तक इधर पूरा बाबा का नाम लेते, 1 मिनट की नींद नहीं, बिल्कुल बाबा का नाम स्मरण जो चल रहा है कि बिल्कुल इन्हें भूल ही गई कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, और पूरा बाबा का नाम स्मरण करते रहे। 7 बजे मुझे खबर मिली कि कोई एक वो रिलेटिव्स थे, वो आए, बोले तुमको बुला रहे हैं, बोले हॉस्पिटल में चलो। मैं गई तो बोले डॉक्टर तो अभी गए हैं पर 48 घंटे और भी कोई वो नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। अब वहाँ तो जाने की कोई परमिशन थी नहीं। वहाँ जहाँ मुझे एकांत मिला, मैंने वहाँ नाम फिर चालू किया बाबा का नाम लेती रही पूरे समय। फिर 24 घंटे बाद मुझे बताया डॉक्टर ने कि अभी थोड़ा खतरा कम हो चुका है और काफ़ी, तो भी 50% तो भी लग रहा है कि कुछ मूवमेंट भी चालू हो रहे हैं और ठीक हो सकता है। पर आपकी दुआएं जो है वो चलना चाहिए। मैंने पूरे जो है समय फिर 24 घंटे हमारे वो भी खतरे के निकले और उनको थोड़ा थोड़ा धीरे आराम पड़ गया। उस समय वाकई में ऐसा लगा जैसे बाबा ने ही आकर वो सब हमको संभाला। यानी अभी भी वो डॉक्टर साहब
कई बार बोलती हैं, मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमको हमने नहीं, ऊपरी दुआ, ऊपरी शक्ति ने ही तुमको बचाया है। तो ऐसे ऐसे अनुभव बाबा के सामने आए हैं, बाबा ने हमको दिए और हम उनके साथ और अधिक जुड़ते चले गए। एक और बताऊं कि जैसे ये था, मेरी रिसर्च हुई, पीएचडी की मैंने, पीएचडी की मुझे थीसिस जमा करनी थी। थीसिस बहुत लेट हो चुकी थी, 4 साल से ऊपर हो चुका था और कोई भी जो है प्रोसेस जो पूरी करनी होती है वो पूरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चा अभी 2-3 साल का था, बीच में शादी हो गई, बच्चा भी छोटा था। 92 की रिसर्च थी, बच्चा छोटा था और तो तो 31 जनवरी की बात है, मैंने 90 की 31 जनवरी 1990 की बात होगी, मैंने थीसिस जमा की। सागर यूनिवर्सिटी मुझे जमा करनी थी और उस समय आया था 31 जनवरी। मैंने जानबूझ के 31 जनवरी का दिन चुना था कि चलो इस दिन मैं अपनी थीसिस जमा करके आऊँगी, और उस दिन था सैटरडे। अब मैं सैटरडे को गई, मेरे कई डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे, बस थीसिस पूरी कंप्लीट थी और कुछ जो प्रोसेस होती है वहाँ की, विश्वविद्यालय की और ऑफिस की, कार्यालय की, वो कुछ भी मेरी कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक मेरा जाना नहीं हो पाता था, बेटा छोटा होने के कारण। तो भी मैंने कहा चलिए चलते हैं। उस समय मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था, उसको भी लेके गई थी और साथ में हस्बैंड भी गए थे, हम गाड़ी करके कि चलो हम वहाँ पे जाएंगे, सैटरडे जमा कर देंगे और फिर खजुराहो वगैरह घूमते हुए संडे को वापस लौट आएंगे, ऐसा सोचकर हम गए। 31 जनवरी को सुबह ही 5 बजे निकल के 11 बजे हम ठीक यूनिवर्सिटी पहुँच गए। हम 11 बजे पहुँचे, 11:30-12 बजे वहाँ जैसे ऑफिस थोड़ा चालू हुआ, हाफ डे रहता है सैटरडे को वहाँ पे, तो हम गए तो वो बोले कि आज तो सैटरडे है मैडम और आज तो यहाँ आपका काम होगा नहीं, आपने ये नहीं है, आपके ये प्रपत्र नहीं है, आपका ये नहीं है, आपने बैंक भी बंद है, आपने बैंक के वो पैसे भी नहीं अभी जमा किए हैं, हर महीने हर साल जमा करना पड़ता है, महीने के इतने लगते हैं, आपके पास रसीदें नहीं हैं और आपका तो आज जमा होगा नहीं ये सब थीसिस, तो आप ऐसा करिए मंडे को आइए। अब हम बहुत नर्वस हो गए कि ऐसा, इतने से हम गए, बच्चे को लेके गए हैं, अब 2 दिन फिर रुको यहाँ पे, दिक्कत, गाड़ी करके टैक्सी करके गए हैं, अब कैसे वहाँ पे रहें, क्या करें। तो फिर हमने कहा चलो देख तो आओ, हमने कहा हस्बैंड से कहा देख तो आओ बैंक खुली है क्या, कुछ हो जाए, अपने कितने पैसे वैसे कर देना है, क्या करना है, कितना, तो अपन वो करके वो तो प्रोसेस कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं हो जाए तो। फिर हस्बैंड गए, उन्होंने शायद उसी समय बोले 5-10 मिनट के लिए कोई काम से वो बैंक में आया हुआ था क्लर्क, वो ऑफिस में बैंक में, तो वो उसने बोला कि ठीक है लाओ, बोले मैं आपका काम कर देता हूँ, बोले। उसने रसीद काट दी, बैंक की रसीद काट दी और फिर हमको कई जगहों पे जैसे 6 मंथली रिपोर्ट हैं, ये हैं, फिर वो फॉर्मेट जो कुछ है भरना, यानी 5-6 ऑफिस में बाबुओं के पास जाके वो प्रोसेस को पूरा कराना पड़ता है। तो वो बोले ये सब काम तो आपका होगा नहीं, जो हेड क्लर्क था वो बोला आपका होगा नहीं, चलिए बैंक का हो गया, पर आज वो बाबू छुट्टी पे है, ये भी नहीं है, तो अब कैसे करोगे आप, तो मुश्किल है। तो हमने तो भी कहा नहीं, हमने कहा बहुत ज़रूरी है, बच्चा भी छोटा, हम कहाँ रहेंगे, करना दिक्कत हो जाएगी। तो बोले अब आपने ऐसे दिन तो आप आए हो, बोले सैटरडे है और सैटरडे को ऑफिस तो हमारा बंद हो रहा है, अभी 1:30 बजे हम बंद कर देते हैं, 12 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटा है आपके पास, आपका काम तो बहुत लंबा है। तो फिर भी हम लगे रहे, फिर भी हम टेबल के पास खड़े रहे कि कोई आएगा यहाँ पे। बाबू आया, एक बाबू आया, उससे हमने अपने काम करवाया, तो उसने बोला कि ठीक है, बोले ये दूसरा जो काम है उसने कहा ये भी करवाना है। यानी अब मैं ये बता दूं कि जैसे 1 घंटे के अंदर
जितने 5-6 बाबुओं से मुझे काम था, वो ऐसे ही 2-4 मिनट के लिए आए हैं, हम कोई ड्रॉस खोल रहा और चाबी ले रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा, मैडम मैं तो ये काम से आया था, अरे मेरा ये काम है, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, बहुत परेशानी में फंस जाऊँगी, प्लीज़ ये कर दो ना, ये दे दो ना, ये ठीक है देखता हूँ, ये फार्म होगा तो आपको दे देता हूँ। ऐसा करके मैंने 5-6 बाबुओं से जो भी काम था पूरा मेरा काम हो गया, और जो बैंक का भी काम पूरा हो गया, और मैं ठीक 1:30 बजे के पहले, जो जिसके पास मुझे वो थीसिस सबमिट करनी थी, मैं 1:30 बजे के पहले उसके सामने आके खड़ी हो गई। मैंने कहा ये सब मेरा हो गया, ये सब जमा कर दिया। उसने भी देखा, उसको यानी उसने देखा ये कागज़ चाहिए, मैंने कहा ये देखिए ये पूरे कागज़ है, इसमें पूरे कागज़ उसने देखे। वो खुद इतना आश्चर्य में पड़ गया कि आपका काम हुआ कैसे, वो तो छुट्टी पे था। फिर उससे पूछा उसने कि भाई तुम तो छुट्टी पे थे, आज कैसे आ गए? बोले अरे मेरे को कुछ काम था, चाबी वाबी का कुछ काम था, इसलिए मैं आ गया। वो कैसे आ गया? वो तो बीमार था, वो भी आ गया, बोले उसको काम था। यानी सोचिए पूरा मेरा काम होकर ठीक 1:30 बजे के पहले, वो बोले मैं 1:30 बजे यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने कहा तो 1:30 बजे के पहले वो मेरी पूरी थीसिस जमा होके मुझको पावती भी मिल गई, और हम पूरी तरह से फ्री हो गए। यानी 12 से 1:30 के बीच में मेरा पूरा काम, जो कि 3 साल का ऐसा काम था, काफ़ी लटका, वो काफ़ी काम था उसमें, काफ़ी यानी कई ऐसी चीज़ें थी जो मैं बीच में पूरी नहीं कर पाई थी, और एक साथ पूरा करना, और शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन, जिसमें वो पूरे काम मेरे 31 जनवरी को पूरे करवाए, और 1:30 बजे मैं ठीक फ्री हो गई, और वापस मैं खजुराहो के लिए निकलते हुए वापस फिर छिंदवाड़ा संडे को वापस आई। तो इस तरह से कि ये सोच के कि नहीं मुझे आज ही जमा करना है, ये सोच के मैं गई थी कि नहीं आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन ही मैं जमा करूँगी। और ये ध्यान नहीं दिया कि आज शनिवार है तो मेरा काम होगा नहीं होगा, ये मेरे माइंड में भी नहीं आया, और वो काम मेरा सही समय पर हो गया। यानी मैं ये बता रही हूँ कि अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप यदि बाबा को पुकारते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, तो बाबा ज़रूर आपके पास आते हैं, आपका काम पूरा करते हैं। जय बाबा। अंत में मैं संकल्प मेहर जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि वे बाबा प्रेमियों के अनुभवों को सभी को सुनाते हुए आप बाबा प्रेमियों को आपस में जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। जय बाबा।